डायबिटिक होते हुए भी आप अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉक हो, उसको अडॉप्ट करें और हमेशा के लिए करें। मरीज दवाई तो खाना चाहता है लेकिन अपने लाइफस्टाइल को सुधारना नहीं चाहता। हम डायबिटीज़ की दवाइयों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छी हैबिट 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए नहीं होती, अच्छी हैबिट हमेशा के लिए होती है। न्यूज़ 8 इंडिया के हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहा है लेकिन अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहा है। बैठे बैठे काम करने की आदत भी लोगों को बीमार कर रही है और एक ऐसी ही बीमारी है डायबिटीज़। आज भारत में करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? शरीर में शुगर लेवल बढ़ने की वजह क्या है और एक बार डायबिटीज़ होने के बाद क्या इससे छुटकारा पाना मुश्किल है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद जुनैद। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 8 इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डायबिटीज़ होती क्या है और क्या ये एक वाकई में एक बीमारी है? बिल्कुल, देखिए आज का जैसा वक्त चल रहा है, अगर हम देखें तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो हमारे खाने पीने में कमी की वजह से या हमारे एक्सरसाइज ना करने की वजह से या हमारी हैबिट्स की वजह से हमें मिल रही हैं। किसी ज़माने में इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत होती थी, बट आज के सिनेरियो में हम लोग देखें पिछले 10, 15, 20 सालों से कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है कि हम अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे, हम अपने आप को एक्टिव नहीं रख पा रहे। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा आराम करने लग गए। बहुत भले हम कहने को 18 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं, पता लगता है मूवमेंट कितनी करी, मूवमेंट शायद 5 मिनट भी नहीं करी, 10 मिनट भी नहीं करी, आधे घंटे भी नहीं करी है। तो कम से कम ऐसी बीमारी से अगर लड़ना है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो हमें अपनी लाइफ के जो अपनी बॉडी के एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, फूड हैबिट्स हैं, हमारी जो एक तरह से एंग्जाइटी है, उन चीज़ों से हमें लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? लोगों को कैसे मालूम होगा कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है? सिम्टम्स देखो, कुदरत जब भी कोई बीमारी देती है तो कोई मैसेज लेकर हमारे पास नहीं आता कि ये बीमारी है, आपको हो गई है। डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स अगर हमने पहचान लिया तो हम बहुत पहले ही इस बीमारी से लड़ लेंगे और बहुत पहले ही इस बीमारी से बच जाएंगे। तो सिम्टम जब कुदरत देती है तो हमें मैसेज देती है कि इनको पहचानो, इनको समझो। जैसे मरीज़ आगे कभी नहीं कहेगा डॉक्टर साहब मुझे शुगर हो गई है, मरीज़ आगे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लग रही है, डॉक्टर साहब मैं बहुत खा रहा हूँ उसके बाद भी मेरा वज़न घट रहा है, मैं बहुत वीकनेस फील कर रहा हूँ, मेरी मांसपेशियाँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि थोड़ी दूर चलता हूँ मैं थक जाता हूँ, जो कि मुझे पहले नहीं हो रहा था। तो अभी मरीज़ को नहीं पता कि डायबिटीज़ उसे है या नहीं है, लेकिन सिम्टम्स आने लग गए हैं। और जो लोग समय लेते सिम्टम्स को पहचान लेते हैं तो वो बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। डॉक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे मरीज़ों का इलाज करना। तो सिम्टम को पहचानें, सही समय पर डॉक्टर से संपर्क करें और सही से उसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आजकल ऐसा है कि युवा वर्ग भी जो है इस बीमारी की चपेट में आता जा रहा है जी, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? देखो, बिल्कुल ठीक बात है शोएब कि युवा वर्ग के चपेट में आने का जो मैंने सबसे पहले रीज़न बताया, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स। हम अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा सुस्त बना लिया हमने कि मैं घर से उतरता हूँ 10 सीढ़ियाँ, उतरने के बाद मैं कार में आके बैठ गया या बाइक पर आकर बैठ गया, फिर मैं ऑफिस गया, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर, चाहे 25 किलोमीटर, ऑफिस गया, उतरा, 2 सीढ़ी चढ़ा, ऊपर ऑफिस में पहुँच गया। तो मेरी पूरे दिन की मूवमेंट क्या हुई? सिर्फ 10-12 स्टेप्स, जबकि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि हमें पूरे दिन में 3000, 5000, 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना चाहिए, 5 किलोमीटर चलना चाहिए। आज हम बॉडी की मूवमेंट ही नहीं कर रहे, जंक फूड हम इतना खा रहे हैं, बॉडी को ओवरलोड कर रहे हैं खाने से। तो इसकी वजह से जो यंग पेशेंट हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मेरी एडवाइस तो हमेशा अपने पेशेंट के लिए रहती है कि अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आप डायबिटीज़ से या और दूसरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं तो खुद को एक्टिव रखें और जो हमारे स्टैंडर्ड, जो हमारा रिकमेंडेड, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड आइटम जिसे मैं कहूँगा, जो घरेलू पुराने खाने, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें इन कंपैरिजन टू जो भी जंक फूड, फास्ट फूड या पैक्ड फूड मार्केट में अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, जब पता लग जाए कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो फिर जो मरीज़ हैं उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बीमारी की पहचान कर ली आपने, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर अपनी तरफ से टेस्टिंग कर दी, चाहे फास्टिंग शुगर है, एक पैरामीटर मैं बता रहा हूँ कुछ, फास्टिंग शुगर टेस्ट, फिर 2 घंटे के बाद पीपी शुगर टेस्ट, और एक नया टेस्ट है HbA1c जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर के बारे में बताता है। तो ये सारे टेस्टिंग के बाद डायग्नोस्ड हो गया, कन्फर्म हो गया कि आप डायबिटिक हैं।
तो उसके बाद में आप एक अगर अच्छी रिकमेंडेड मेडिसिन लेते हैं, और आज मैं बात करूं तो मॉडर्न मेडिसिन भी अवेलेबल हैं और एक से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन हज़ारों साल से अवेलेबल हैं। अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लिया जाए, अच्छा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट लिया जाए डॉक्टर की कंसल्टेशन में, और साथ में अपने लाइफस्टाइल को अच्छा किया जाए, अपनी फूड हैबिट्स को अच्छा किया जाए, तो आप यकीन माने डायबिटीज़ से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। घबराते तब हैं मरीज़ बीमारी में लपेटे में, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बीमारी में नेगेटिव इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस तब आना शुरू होते हैं जब डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो। लेकिन अगर आपने सारे पैरामीटर्स को, सारी जो भी हमारे रिकमेंडेशंस हैं उनको अगर फॉलो कर लिया, तो कभी भी, आज भी और बाद में भी, लंबे समय के बाद भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। डायबिटिक होते हुए भी आप अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज़ हो गई तो पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है, क्या ये सच है? हाँ देखो, मैं काफ़ी हद तक मानूंगा कि डायबिटीज़ का अभी तक जो क्लासिफिकेशन किया गया दुनिया भर के अंदर, मॉडर्न साइंस के अंदर, इसे इनक्यूरेबल डिजीज़ माना गया, लाइलाज बीमारी माना गया। बट जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, जिसे हम देसी दवाइयाँ भी कई बार बोल देते हैं, जो उनके अपने ट्रेडिशनल जो हमारे बुक्स हैं उनके अंदर मेंशन किया गया है कि ये इनक्यूरेबल नहीं है, ये टफ़ टू मैनेज है ना। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इनक्यूरेबल और टफ़ टू मैनेज में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि अगर तो आपने सही टाइम पर साइन सिम्टम्स को पहचाना, सही टाइम पर आपने डायग्नोसिस किया, सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिसे बोला जाता है प्री डायबिटीज़। अगर इनिशियल स्टेज में ही बीमारी का पता लग गया और आपने अपनी आदतों को सुधार लिया, तो बिल्कुल ये बीमारी क्योरेबल हो जाती है। बहुत सारी आयुर्वेद के अंदर ऐसी हर्ब्स, ऐसी डिस्क्रिप्शन हैं जो बीमारी को रिकवर करने में और इसे ख़त्म करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने सही समय पर इलाज नहीं किया, आपने वो जो इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप प्री डायबिटिक थे, जब बीमारी शुरू हुई थी, उस समय को अगर वेस्ट कर दिया, उसके बाद अगर प्रॉपर एक डायबिटीज़ कंडीशन डेवलप हो गई है, तो आपको इसके साथ साथ अपनी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा मरीजों से, सभी से, कि एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि मरीज़ दवाई तो खाना चाहता है लेकिन अपने लाइफस्टाइल को सुधारना नहीं चाहता। हम डायबिटीज़ की दवाइयों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें, अगर आप 3 से 5 किलोमीटर रोज़ चलें, सपोज़ आप मीठा ही नहीं खा रहे, आप मीठे का बहुत अच्छे से परहेज़ कर रहे हैं, जो मीठे के डायरेक्ट सोर्स है आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि हज़ारों मरीज़ों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन चीज़ों को समझा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, जो पैनक्रियाज हैं, जो इंसुलिन बनाती हैं, उसकी कंसंट्रेशन पर, उससे बनने वाले इंसुलिन की कंसंट्रेशन पर, आपके लाइफस्टाइल पर, आपकी फूड हैबिट्स पर, और कितने जल्दी आपने इलाज शुरू कर लिया, इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि डिजीज़ क्योरेबल है या टफ़ टू मैनेज है। तो समझें चीज़ों को और बीमारी से पीछा छुड़ाएं अपना। यानी आपका कहने का है कि योगा और एक्सरसाइज भी अहम भूमिका निभाती है इस डायबिटीज़ में। बिल्कुल, जो मैं अभी बिल्कुल मैं बता रहा था आपको कि हम पूरे दिन में चाहे तो 25 किलोमीटर रहे और 25 कदम नहीं चल रहे हम। पहले ज़माने के लोग 3 किलोमीटर भी जाते थे तो पैदल जाते थे। आज हमारे पास सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा उपलब्ध हो गई हैं कि वो बीमारी का कारण बन गई हैं। तो हम उन सुख सुविधाओं से बाहर निकलें, हम कम से कम दिन में 30 से 40 मिनट माना जाता है कि एक्सरसाइज करें, जिसका मतलब है कि 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऑन एवरेज, चाहे हम भागें, चाहे ब्रिस्क वॉक करें या पैदल चलें, तो बीमारी से बचा जा सकता है। और दूसरा, आजकल तो योगा इतना पॉपुलर हो गया है कि आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी मूवमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करूं, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही अपने लंग्स की मूवमेंट को, अपने हार्ट की मूवमेंट को, अपने स्टमक की मूवमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो योगा एक वंडरफुल एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको एट होम बहुत सारे बेनिफिट दे सकती है, तो उनका फ़ायदा उठाएँ। लेकिन थोड़ा अलर्ट रहें। कई बार हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं। हम 1 महीना 2 महीना योगा करते हैं, 4 महीना एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम कहते हैं कुछ नहीं हो रहा यार, बंद करी से। तो ऐसी टेंडेंसी हमें डेवलप नहीं करनी चाहिए। योगा, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। इस हैबिट को आपको हमेशा के लिए अपने अंदर इनकलकेट करना है, हमेशा के लिए अडॉप्ट करना है। और जैसे ही आप छोड़ेंगे, 5 साल के बाद आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, योगा छोड़ दी, तो बीमारी धीरे धीरे वापस आने लग जाएगी। तो प्लीज़, अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमेशा के लिए है। अच्छी हैबिट 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए नहीं होती, अच्छी हैबिट हमेशा के लिए होती हैं। तो चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉक हो, उसको अडॉप्ट करें और हमेशा के लिए करें। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये भी कहा जाता है कि ये एक जेनेटिक समस्या भी है। क्या वाकई में ये सच है कि जेनेटिक, मतलब माता पिता को शुगर है तो उनके बच्चों को भी शुगर होनी ही है? कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो शोएब, ऐसा है बिल्कुल कि जेनेटिक है, बट इट इज़ नॉट 100% जेनेटिक।
मेरे हिसाब से 2%, 3%, 4% लोगों को जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। यानी कि अगर 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो उनमें से 2-4 लोगों के बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है और बाकियों को प्रोबेबिलिटी नहीं है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम भी इसको मानते हैं, ऐसा होता है। और ख़ास तौर पर एक टाइप होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसका जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हम ये कहें कि सारे डायबिटिक पेरेंट्स के बच्चों को डायबिटीज़ होगा, ये कम्प्लीटली एक मिथ है, ऐसा नहीं है। और अगर थोड़ा सा पेरेंट्स अगर अपने आप को अवेयर कर लें और जब पेरेंट्स को पता है कि वो डायबिटिक हैं तो वो अपने बच्चों को वैसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए एडवाइस करें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में ये बीमारी जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच शोएब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसको समझेंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।